आप सुन रहे हैं शिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास मायापुरी। आज सुनिए उपन्यास का भाग 3। थोड़ी देर बाद जब वो दिया जलाकर लौटी तब सतीश मंजरी के पायताने कुर्सी पर बैठा था। उसने झुककर दिया खिड़की पर रख दिया और स्वयं मंजरी के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। दिए का क्षीण प्रकाश शोभा के रूखे केशपुंज उसके पीले उदास मुख पर पड़ रहा था। सतीश की विस्फारित दृष्टि उसी पर निबद्ध थी। एक ही क्षण में अंधकार ने दोनों को कितने निकट ला दिया था, यही सोच रहा था सतीश। अविनाश एक ग्लास में ब्रांडी डालकर ले आया और शोभा को देकर बोला, मंजरी को ये पिला दो मार्बल, वो बहुत भीग गई है। कल एक्सरे करके पैर देख लेंगे। जहाँ तक मैं सोचता हूँ सतीश, साधारण मोच ही है। ब्रांडी पिलाकर अविनाश बोला, अब तो वर्षा रुक गई है भाई, मैं भी चल दूँ, अम्मा परेशान हो रही होंगी। यहीं रुक जाइए ना आज, शोभा ने कहा। हाँ हाँ अविनाश, सतीश ने भी कहा, पर मन ही मन मित्र के प्रति उसको संदेह हुआ। शोभा से उसका मार्बल कहना और शोभा का रात रुक जाने के लिए आग्रह उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। उससे तो शोभा कभी बोलती भी नहीं है, पर अविनाश के आते ही वो स्नेहपूर्वक बैठने का आग्रह करती है, कभी चाय बना लाती है। अविनाश रुका नहीं, केवल एक बार मंजरी के पास जाकर बोला, घबराना नहीं मंजरी, घबराना नहीं मंजरी, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगी। कुछ ही क्षणों में मुखरा चंचल मंजरी जैसे गंभीर तरुणी बन गई थी। वो इतनी दूर अविनाश की गोद में जो आई थी, पर किसी भांति भी वो बोल नहीं पा रही थी। दूसरे दिन अविनाश जब आया तो बरसाती में ही सविता की बैंगनी कार खड़ी थी। मंजरी की अस्वस्थता का समाचार पाकर तिवारी जी सब परिवार उसे देखने आए थे। मंजरी के पलंग के पास ही कुर्सी लगाकर सविता बैठी थी। आज अपनी असंख्य साड़ियों में से छांटकर वो पीली चंदेरी पहनकर आई थी। उसमें चमकती सुनहरी बूंदियाँ उसके गौर वर्ण पर सुंदर फब रही थीं। गले में पन्ने और पुखराज का हार था, कानों में भी पुखराज के चौकोर टुकड़े जड़े थे। होंठों पर आज लिपस्टिक की रेखा धूमिल थी, काजल से आयत नयन भी कुछ झुके थे। बड़ी देर से वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फिराकर सतीश को ढूंढ रही थी। अविनाश को देखते ही जनार्दन जी बोले, बेटा देख तो आओ, सतीश लौटकर आ तो नहीं गया, उससे कहना कि यहीं आ जाए। सतीश का नाम सुनते ही सविता जूड़े का गुलाब ठीक करने लगी। अविनाश सतीश के कमरे में गया तो सतीश जूते उतार रहा था। तुम भी धन्य हो, अविनाश बोला, वहाँ तिवारी जी सपरिवार आए हैं और तुम्हें जूता उतारने से फुर्सत नहीं है। किस दुनिया में रहते हो आजकल, चलो जल्दी। सतीश ने कुर्ता पहन और पैरों में स्लीपर डालकर मंजरी के कमरे को चला, पीछे पीछे अविनाश भी। सतीश को देखते ही सविता ने सलज्ज मुस्कान सहित पलकें झुका लीं। आज क्षण भर को सतीश ने भी उसे भली भांति देखा। आज वो अन्य दिनों की अपेक्षा सभ्य एवं सरल वेशभूषा में थी। अन्य दिनों की भांति केश अश्वपुच्छ से नहीं बंधे थे। ब्लाउज का गला भी नियत सीमा तक कटा था। तुलिका से अंकित भौं के बीच दक्षिणी कुमकुम की बिंदी मनमोहक लग रही थी। सतीश ने इधर उधर देखा, अन्य कोई कुर्सी खाली नहीं थी। सविता के पास ही एक मोढ़ा रखा था, वो उसी पर बैठ गया। लाल सुनहरी चप्पलों से झांकते सविता के गौर क्यूटेक्स रंजित पैर उसे स्पष्ट दिख रहे थे। इधर 2-3 दिन से उसे अपने पौरुष की पराजय पर मन ही मन खींच उठ रही थी। वो जितना ही शोभा से बोलने की चेष्टा कर रहा था, वो उतनी ही कटी कटी फिर रही थी। उसके कमरे में आते ही वो किसी कार्य का बहाना बनाकर उठ जाती। वो रूप गर्विता नारी यदि उसके प्रणय निवेदन को व्यर्थ समझकर ठुकराना ही चाहती है, तो वो क्यों बार बार भिखारी बनकर अपना जीवन भार स्वरूप बनाए। फिर रुगड़ा माता की शैया पर वो जिस शपथ डोर से बंध चुका है, उसे तोड़ने का साहस होगा उसमें। इतने में शोभा चाय की ट्रे लेकर आ गई और सबके सामने चाय के प्याले और जलपान की तश्तरियां रखने लगी। उसकी पतली लंबी उंगलियों को देखकर सतीश की विचारधारा हवा में उड़ते बादलों की भांति बिखर गई। पतली गोरी कलाई में पड़ी एकमात्र हरी चूड़ी ने जैसे उसके सब संकल्पों को चूर चूर कर दिया। मंजरी बोली, भैया बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है मेफेयर में, काश ये पैर ठीक होता। अविनाश ने कहा, कौन सी? ए मैन इन ग्रे फ्लैनल सूट ना? जरा भी अच्छी नहीं है, मैं कल ही तो देख कर आया हूँ। मंजरी उसकी ओर अपलक दृष्टि से देखती रही। उसको इस तरह अपनी ओर मुग्ध दृष्टि से निहारते देख अविनाश मन ही मन काँप उठा। क्या एक बार नारी की छलना ने उसे यथेष्ट घुर्नियाँ नहीं खिला दी?
कुछ ही घंटों में मंजरी मानो मन ही मन उससे लाज का घूंघट मारे बैठी थी। उसकी एकाग्र मुग्ध दृष्टि अविनाश पर ही निबद्ध थी। वो उस दृष्टि के नीचे कांप उठा। जितना ही दलदल से निकलने की चेष्टा करता, उतना ही अधिक वो फंसता जा रहा था। उसकी चिंतन धारा को भंग कर तिवारी जी बोले, बेटी अब उठना चाहिए, प्रदर्शनी का उद्घाटन करने भी तो जाना है। सविता उठ खड़ी हुई। उठने में सतीश का स्कंद क्षण भर को उसे स्पर्श कर गया। वो सरक कर मंजरी के पलंग के पास खड़ा हो गया। सविता मंजरी से विदा लेकर बोली, अब जल्दी ठीक हो जाइए, फिर कभी आइए, आप तो आती ही नहीं। उपालंब जैसे मंजरी को लक्ष्य कर सतीश के प्रति किया गया था। बार बार वो कनखियों से उसी को देख रही थी, संभवतः इसी आशा से कि वो विदा देने बाहर तक आए। पर सतीश खिड़की से न जाने क्या देख रहा था। हताश सविता चली गई। घर घर करती, ध्वजा फहराती तिवारी जी की कार चली गई। अविनाश और जनार्दन जी अंदर चले आए। मंजरी के पास जाकर जनार्दन जी बोले, बेटी कैसे सज्जन है तिवारी, राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी समय निकाल कर तेरी कुशल पूछने चले ही आए। सतीश बिना कुछ कहे बाहर चला गया। अविनाश मेज पर रखी दिया सलाई की बिखरी तीलियां उठा उठा कर डिब्बी में रखने लगा। जनार्दन जी को सतीश का तिवारी जी के सामने गुमसुम बैठा रहना तनिक भी भाया नहीं था। भद्रतावश तो दो बातें की होती। वो अविनाश से बोले, क्यों बेटा, सतीश का जी ठीक नहीं है? अविनाश की आंखें क्षण भर को मंजरी की आंखों से जा मिली। सतीश की तबीयत का वास्तविक सत्य उन आंखों में स्पष्ट था। वो बोला, शायद सिर में दर्द हो रहा होगा। एक लंबी सांस लेकर सौम्य मूर्ति जनार्दन बोले, न जाने क्या हो गया इस लड़के को, किसी से बोलता भी नहीं है। भाग्य से संबंध स्थिर हुआ है, कहीं कुछ उपद्रव ना हो। और राम राम कहकर वो एक निश्वास खींचकर उठ खड़े हुए, संध्या करने चले गए। घिरते अंधकार में उनकी खड़ाओं की खट खट क्रमशः विलीन हो गई। अंधेरे कमरे में मंजरी और अविनाश अकेले रह गए। अविनाश ने उठकर स्विच खटका दी। प्रकाश से कमरा भर उठा। दर्द कुछ कम है मंजरी? अविनाश ने पूछा। मंजरी बोली, नहीं आज तो कम है, पर पैर उठता नहीं, न जाने कब ठीक होगा। अविनाश प्रसंग बदल कर बोला, अच्छा बताओ तो मंजरी, तुम्हारे भैया को क्या हो गया है? घर में सम्मानित अतिथि आए हैं और वो मुंह लटका कर बैठे हैं। कहीं ताव में आकर तिवारी जी अन्यत्र संबंध स्थिर न कर बैठे हैं। मंजरी शांत गंभीर स्वर में बोली, मुझे जरा भी दुख ना होगा। अविनाश ने आश्चर्य से चौंक कर देखा। वो परिहास नहीं कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सदा हास्य में आंखें अश्रुपूर्ण थीं। वो दीवार की ओर मुंह फिराकर लेट गई। अविनाश बोला, आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता था मंजरी। मंजरी का कलेजा धक धक कर उठा। वो क्या कहना चाहता है? लज्जा की लाली से उसके कपोल रंजित हो उठे। उसने अविनाश की ओर मुंह फेरा, किंतु आंखें उठाकर न देख सकी। उसका अंग अंग लज्जा की भावना से कांप उठा। मंजरी, सतीश सचमुच इस विवाह में सुखी नहीं होगा। क्षण भर में मंजरी ने अपने को संयत कर लिया। उसने अविनाश की ओर देखा। वो कह रहा था, सतीश के भविष्य के आकाश में विपत्ति के घनघोर बादल मंडरा रहे हैं। अभी ही साहस कर उसे बचाना होगा। इस विवाह में तुम्हारे परिवार का अनिष्ट सन्निहित है। जैसे भी हो, ये विवाह रोकना ही होगा। मंजरी की आंखों में तनिक भी आश्चर्य नहीं झलका। वो तकिया पर सिर रखे प्रस्तर प्रतिमा सी करुण दृष्टि से उसे देखती रही। अविनाश ही फिर बोला, तुम तो जानती हो मंजरी कि सतीश सविता से विवाह नहीं करना चाहता। शोभा ही अनजाने में उसके हृदयासन पर आसीन है। देखती नहीं, उठते बैठते निरंतर उसकी दृष्टि शोभा को ही घेरे रहती है। दुख इस बात का है मंजरी कि विशालकाय सतीश हृदय का कायर है। उसे यह साहस तुम्हें ही देना होगा। इतने में शोभा आ गई। उसके हाथ में कांच के गिलास में मौसम्मी का रस था। उसके आते ही घुटकर बातें करते अविनाश और मंजरी चुप क्यों हो गए, उसकी समझ में नहीं आया। उसे लगा कि जैसे उसने अचानक आकर उनकी किसी बात में विघ्न डाल दिया है। लज्जा से संकुचित होकर वो क्षण भर को खड़ी रह गई। फिर बढ़कर मंजरी को गिलास थमाकर बोली, मंजरी कब से रस निकाल कर रखा था, देना भूल गई। बैठिए। अविनाश कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। नहीं नहीं, आप बैठिए, मेरा तो बहुत काम पड़ा है। अविनाश एकटक उसके आभूषण सज्जाहीन सहज सौंदर्य को देखता रह गया। उसकी अपूर्व मुख रेखाएं, उसके नाक और होंठ की मोहक मरोड़ उसके व्यक्तित्व को मंडित कर रही थी। इस अनुपम सौंदर्य की रस मूर्ति को देखकर यदि सतीश उन्मत्त हो उठा है तो उसका क्या दोष?
रस पिलाकर शोभा चली गई। अविनाश भी उठ खड़ा हुआ। वो मंजरी से पूर्ववत स्वाभाविक ढंग से बातें कर क्षण भर को आया हृदय का विकार भुलाने की चेष्टा करने लगा। मंजरी का उसके प्रति आकर्षण उसकी कल्पना मात्र थी। वो उससे वयस में 16 वर्ष छोटी थी। यही नहीं, उसे अविनाश की पूर्व प्रणय कथा भी ज्ञात थी। कई बार वो इस घटना को लेकर परिहास भी कर चुकी थी। वो साइकिल उठाकर घर की ओर चल दिया। अकेले कमरे में पड़ी मंजरी ने आंखें बंद कर लीं। अज्ञात रूप से उसके आंसू झरझर बहने लगे। जब सब काम से निपटकर शोभा मंजरी के कमरे में गई तो वो अचेत सो रही थी। उसने दबे पैरों बढ़कर बत्ती बुझा दी और मौसी के कमरे में गई। गोदावरी जग रही थी। बेटी, सब काम हो गया? हाँ मौसी, सबने खा लिया। मंजरी बिना खाए ही सो गई है और सतीश भैया पता नहीं कहाँ गए हैं। चौंक कर गोदावरी बोली, क्या यहाँ नहीं है? पता नहीं क्या हो गया है इसे, घर में तो पैर टिकता ही नहीं। तू कब तक खाना लिए जगती रहेगी? उसके कमरे में थाली ढककर रखवा दे और तू खाकर सो जा। नहीं मौसी, मुझे तो भूख नहीं है, बुखार सा लग रहा है। चिंतित होकर गोदावरी बोली, बुखार है? दिखा तो हाथ। शोभा ने कलाई बढ़ा दी। हाथ तवे सा तप रहा था। हाय राम, तुझे तो बड़ा तेज बुखार है बेटी, तू जा लेट जा। अभी सतीश आएगा तो मैं दवा भिजवा दूंगी। जनार्दन जी पास के कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। ज्वर का नाम सुनते ही उठाए, बोले, क्यों, किसे है बुखार? गोदावरी ने कहा, देखिए तो, पगली को इतना तेज बुखार है, अभी तक काम में लगी थी। सतीश का अभी तक पता नहीं, अब तो 11 बज चुके हैं। जनार्दन जी ने मेज पर रखा थर्मामीटर उठा लिया और शोभा के मुंह में लगा दिया। शोभा थर्मामीटर मुंह में दाबे गोदावरी के पाए ताने बैठ गई। उसके सिर में तीव्र यंत्रणा हो रही थी। आंखें पीड़ा से बाहर निकल रही थीं। घुटनों में दर्द के मारे उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इतने ही में सतीश आ गया। क्यों, क्या बात है अम्मा? उसने पूछा। शोभा को बुखार हो गया है, देख तो कितना है। थर्मामीटर निकाल कर शोभा स्वयं देखने लगी तो उसका हाथ कांप गया। सतीश ने थर्मामीटर ले लिया। ज्वर 105 से भी अधिक था। ज्वर की तीव्रता से उसकी आंखें अंगारे सी लाल हो रही थीं। मैं दवा लाता हूँ, कहकर सतीश अपने कमरे की ओर मुड़ गया। शोभा लज्जा से मरी जा रही थी। थोड़े से बुखार में निरर्थक हो हल्ला उसे अच्छा नहीं लग रहा था। किसी तरह यदि वो मंजरी के कमरे में पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट जाती। वो उठी भी, पर पैर कांप गए। जनार्दन जी ने उसे हाथ पकड़कर बिस्तरे पर लिटा दिया। सतीश दवा लेकर आ गया। दरवाजे के खुलने के शब्द से मंजरी जगकर उठ बैठी। पिता और भाई की अस्पष्ट आकृति पहले वो अंधकार में पहचान न सकी। फिर हड़बड़ा कर उसने पूछा, क्या हो गया भैया? शोभा को बुखार आ गया बेटी, तू सो जा, मैं यहीं हूँ, जनार्दन जी बोले। व्यग्र स्वर में शोभा बोली, नहीं नहीं, आप सो जाइए मौसा जी, मैं ठीक हूँ। कोई बात हो तो मुझे जगा लेना बेटी, संकोच मत करना, वे बोले। शोभा के लिए उनके हृदय में असीम स्नेह था। कभी मुंह से कुछ न बोलने वाली शोभा आज माथे की यंत्रणा से छटपटा रही थी। ये देख उनका हृदय स्नेह से उमड़ उठा था। वो उठकर चले गए। सतीश भी उनके पीछे पीछे माँ के कमरे तक गया। तूने खा लिया सतीश? गोदावरी ने पूछा। नहीं अम्मा, मैं आज एक मित्र के यहाँ खा आया हूँ। वास्तव में उसने किसी मित्र के यहाँ नहीं खाया था। सविता के परिवार की गोष्ठी के उपरांत उसका हृदय इतना विरक्त हो गया था कि वो दूर तक अकेले घूमने निकल गया था। सतीश अपने कमरे में आकर लेट गया, पर नींद नहीं आई। हृदय के स्मृति पटल पर अंकित ज्वर से पीड़ित एक सुंदर मुख का ध्यान उसे बार बार व्याकुल कर रहा था। वो उठा और धीरे से शोभा के कमरे की ओर बढ़ा। अंधकार में टटोल कर उसका हाथ शोभा के तप्त ललाट पर पड़ा। वो सिरहाने की कुर्सी पर बैठ गया। बाहर वर्षा की फुहारें पड़ रही थीं। बीच बीच में हवा से खुली खिड़की के पट बंद हो रहे थे। ज्वर से शोभा अचेत पड़ी थी। ज्वर की तीव्रता से उसके घन निश्वास प्रश्वास से उसकी निखरी अलकें बार बार इधर उधर बिखर रही थीं। अचेत निराधार होने पर भी उसका सजग सचेत सौंदर्य गौरवपूर्ण था। स्नेहशील स्पर्श से सतीश ने उसकी बिखरी लटें हटा दी। एकाग्र सुधा पूरी दृष्टि से वो उस अस्पष्ट मुखमंडल को देखता रहा। ज्वर तो बढ़ ही गया है, ऐसा उसे लगा। जेब से रुमाल निकालकर उसने पास ही रखे पानी के गिलास में भिगो दिया और उसके माथे पर पट्टी रख दी। ठंडी पट्टी का सुशीतल स्पर्श पाकर शोभा ने आंखें खोली। हवा से खिड़की बंद हो गई थी। कमरे में गहन अंधकार था। उसके माथे पर यह शीतल स्पर्श कैसा है? उसने कहने की चेष्टा की,
मौसा जी आप सो जाइए, पर गला सूखकर दम घुट सा रहा था। जीभ तालू से चिपकी ही रही। वो इधर उधर सिर फेंकने लगी। सतीश ने झुककर उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीमे स्वर में कहा, शोभा, क्या बहुत दर्द है? वो चौंक कर जैसे स्वप्न से जाग पड़ी। ये स्वर, माथे की आर्द्र पट्टी से भी मधुर स्वर। शोभा, ऐसे तो कभी उसे किसी ने नहीं पुकारा। शोभा। उसके गांव के घर के पास लगे ऊंचे देवदार के वृक्षों पर चहकती पहाड़ी चिड़िया जूहों का सा मीठा मादक स्वर। शोभा। उसके माथे पर पट्टी रखते उस हाथ को कसकर पकड़ लिया और हृदय पर रख लिया। नहीं छोड़ेगी वो ये हाथ। ऊंची ऊंची पहाड़ी पर वो गाय के लिए पिरुल लेने जा रही है। नीचे बह रही है दाड़िम की नदी। वर्षा से पूर्ण यौवना नदी चट्टानों को तोड़ती उफनती चली जा रही है। उसके सिर पर पिरुल का बोझ यदि तनिक भी हिला, पैर उस क्रुद्ध सरपणी सी बंकिम पगडंडियों पर जरा भी फिसला, तो वो जा गिरेगी दाड़िम की गोद में। अम्मा रोएगी, भैया बिलखेंगे, दीदी डूब गई, दीदी डूब गई। पटवारी आकर लाश को पहचानेगा। नहीं नहीं, वो ये हाथ नहीं छोड़ेगी। और भी कसकर वो हाथ उसने अपने हृदय से दाब लिया। सतीश का हृदय उस सुमधुर चंद्रमुख को अपने इतने निकट पाकर उन्मत्त हो उठा। उसने बड़े प्रयत्न से अपने को संयत किया। शोभा को कुछ चेत हो आया, पर वो अभी भी ज्वर में बड़बड़ा रही थी। नहीं, मुझे मत छोड़ना, नीचे नदी है, मैं डूब जाऊंगी। सतीश समझ गया ये तीव्र ज्वर का प्रलाप था। उसने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा। शोभा फिर बड़बड़ाई, मैं नहीं जाऊंगी, कहकर वो भय से सतीश के हाथ से फिर लिपट गई। अज्ञात रूप में सतीश ने उसे हृदय से लगा लिया। मध्य रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। रात्र के चौकीदारों की जागते रहो की अस्पष्ट ध्वनि बीच बीच में आ रही थी। घबराओ मत शोभा, अभी बुखार उतर जाएगा, स्नेहमयी जननी के से मधुर स्वर में सतीश ने कहा। ज्वर उतर जाएगा सुनकर शोभा की चेतना एकाएक लौट आई। वो तुरंत सतीश का हाथ छोड़कर सीधी लेटी रही। आप अभी सोई नहीं? ललाट का पसीना पोंछकर कंपित स्वर में उसने पूछा। उसके कान के निकट मुंह ले जाकर सतीश ने कहा, तुमने हाथ पकड़कर दाब लिया था, सोता भी कैसे? बैठे बैठे ऊँघना पड़ा। सहसा शोभा को अपना स्वप्न, किसी का हाथ कसकर पकड़ना स्मरण हो आया। उसने लज्जा से आंखें बंद कर लीं। छी छी, सतीश क्या सोचता होगा? कैसी निर्लज्ज बेहया लड़की सोच रहा होगा उसे। शोभा के स्पर्श से और उसकी सेवा से सतीश के हृदय में स्नेह की अनुभूतियां उत्पन्न हो गई थीं। शोभा दीवार की ओर मुंह कर लेट गई। सतीश धीरे धीरे उसके कमरे से बाहर निकल आया। उसने शोभा को परख लिया था। तीव्र ज्वर के प्रलाप में उसके हृदय का सत्य पानी में तिनके सा स्पष्ट ऊपर तैर आया था। शोभा को छाती से चिपटा लेने के लिए उसके हाथ अधीर हो उठे थे। अंधकार में भयंकर बना विश्व का प्रलयंकर रौद्र रूप भी उसे अत्यंत सुखकर लगा। दूरस्थ घंटाघर की घड़ी ने रात के 2 बजाए। वो बड़ी देर तक पलंग पर करवटें बदलता रहा। फिर न जाने कब उसके प्रेम के झंझावात को निंद्रा ने अशक्त कर दबोच लिया। जब वो उठा तब दिन निकल आया था। वो उठते ही पहले शोभा के कमरे में गया। मंजरी चाय पी रही थी। कैसा है बुखार? शोभा का मुंह एक ही रात के बुखार से उतरकर पीला पड़ गया था। खिड़की से आती नव सूर्य की गुलाबी आभा उसकी पांडुर आनंद श्री पर पड़ रही थी। सतीश को देखते ही रात की स्मृति सजग हो उठी। उसकी कनपटी तक लाली दौड़ गई। अब ठीक है, कहकर उसने आंचल ठुड्डी तक खींच लिया। सतीश ने फिर कहा, नब्ज दीजिए जरा। शोभा की दुर्बल कलाई उसके सशक्त हाथों में कांप उठी। आज भी 3 खुराक ले लीजिए और आराम कीजिए, कहकर वो बाहर चला आया। 2-3 दिन में शोभा पूर्ण स्वस्थ हो उठी, पर ज्वर ने उसे बहुत दुर्बल कर दिया था। मंजरी का पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था। शोभा जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई तो सतीश बरामदे में ही मिल गया। रुकिए, मैं कार निकाल लूँ, उसने कहा। शोभा व्यग्र स्वर में बोली, आप कहाँ जाएंगे? मैं रिक्शा कर लूँगी। सतीश को हंसी आ गई। वो बोला, फिर वही, मैं कहता हूँ उस दिन तो हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, रात भर चरण सेवा करवाई, आज बड़ा तकल्लुफ़ बरत रही हैं। शोभा के कपोल आरक्त हो उठे। वो कुछ नहीं बोली। सतीश ने कार निकाल ली और सामने का दरवाज़ा खोलकर बोला, बैठिए। शोभा को उसी के पार्श्व में बैठने में अज्ञात लज्जा का अनुभव हुआ। क्या पता बरामदे में खड़े मौसा जी देख रहे हों, छत पर राम सिंह कपड़े सूखने डाल रहा हो। वो चुपचाप बैठ गई। सतीश ने कार स्टार्ट कर दी। पूछा, अच्छा ये तो बताइए, आप उस दिन किस नदी में डूबने जा रही थी?
शोभा की बड़ी बड़ी तश्तरी सी आंखों से आंसू टपटपा गए। वो बोली, दीन दरिद्र का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। मैं मजाक कब कर रहा था? खिसियाए से स्वर में सतीश ने कहा। यूनिवर्सिटी आ गई थी, उसने कार रोक दी। शोभा निशब्द उतर गई। सतीश अतृप्त दृष्टि से उस इकहरे सुकोमल अंग की लावण्यमयी मूर्ति को एकटक निहारता रहा। धीरे धीरे वो छात्र छात्राओं की भीड़ में मिल गई। उस दिन शोभा का चित्त अशांत पक्षी सा उड़ता रहा। प्रोफेसर दासगुप्ता का एक शब्द भी उसके कानों तक नहीं पहुंच पाया। छुट्टी होने पर सब लड़कियां चली गईं तो वो नोटबुक लिए बाहर निकल आई। सतीश की कार उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। उसने इधर उधर देखा, सहपाठिनियाँ सब जा चुकी थीं। सतीश ने उसके शुष्क उदास मुंह को देखकर पूछा, क्यों, क्या फिर बुखार आ गया? नहीं, शोभा ने सिर हिलाकर कहा। सतीश कार तेजी से मोड़ मार कर न जाने किधर ले चला। शोभा घर के मार्ग से परिचित थी। ये तो घर का मार्ग नहीं है। वो साहस कर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? सतीश ने उसे जिस दृष्टि से देखा वो मानो सागर के अंत स्थल का स्पर्श करती सूर्य रश्मि सी थी। आज तो मैं भगाए लिए जा रहा हूँ मार्बल, वो बोला। शोभा का कलेजा कांप गया। क्षण भर को वो सिर से पैर तक कांप उठी। घने जंगल की मेखलाओं से घिरी उस निर्जन सड़क पर उसे कोई देख ले तो? उसने आंखें बंद कर लीं। समस्त पृथ्वी कार सहित बड़े वेग से उसके चारों ओर घूम उठी। उसकी आंखों के आगे लाल पीले नीले गोल गोल गुब्बारे उड़ने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, पागलपन न करिए, लौट चलिए। सतीश ने सुनी अनसुनी कर दी। शोभा ने कलाई की घड़ी पर दृष्टि डाली। 3 बज चुके थे। उसने मौसी से कहा था वो 3 बजे तक लौट आएगी। अब इतने ही में खच्च से ब्रेक लगाकर सतीश ने कार रोक दी। थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थीं। दरवाज़ा खोलकर सतीश बोला, सर्वनाश, कार तो खराब हो गई। शोभा, लगता है आज रात यहीं काटनी पड़ेगी। शोभा की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, कह रही थी ना आपसे, लौट चलिए, अब क्या होगा? सतीश हंसकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, कार बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये देख रहा था कि तुम में कितना साहस है। इतना कहकर उसने शोभा के दोनों कंधे पकड़कर कहा, यही तो ट्रेजिडी है शोभा, तुम मुझसे भी बड़ी कायर हो। तुम में अपना अस्तित्व दिखाने की भी क्षमता नहीं है। सतीश के उस स्पर्श से शोभा कांप उठी। वो स्वर संयत कर दृढ़ता से बोली, घर लौट चलिए। हंसकर सतीश ने कहा, घर तो चलना ही होगा। तुम्हें आज दिखाने आया हूँ ये धरती का स्वर्ग, मेरा वो प्रिय स्थान जिसे आज तक किसी अन्य मानवीय दृष्टि ने देखा भी नहीं होगा। कई दिन पूर्व एक बार मैं शिकार को आया था। मार्ग भूलकर इसी बाराबंकी रोड पर आ पड़ा। पानी की खोज में भटक कर जिस स्थान पर पहुंचा उसने पानी न देकर भी मेरी प्यास बुझा दी। चलो वहां तक जाकर फिर लौट चलेंगे। लंबी लंबी घास को हाथ से हटाकर सतीश आगे की ओर अग्रसर हुआ। चारों ओर से जंगली लताओं से घिरी प्रकृति की वो वनस्थली वास्तव में स्वर्ग थी। एक बड़ा सा पुराना बरगद अपनी जटों में उलझा सा निश्चल खड़ा था। उसी पर लिपटी असंख्य वन लताएं लटकी थीं। हरी हरी घास पर एक बड़ी सी चट्टान पड़ी थी। स्थान इतना निर्जन था कि यदि पेड़ का पत्ता भी हिलता तो वो भी सुनाई दे जाता। उस निर्जन लताकुंज में अपने को सतीश के साथ अकेली पाकर शोभा स्वयं पीड़ा से संकुचित हो उठी। सतीश ने उसे हाथ पकड़कर चट्टान पर बिठा दिया और स्वयं उसके पैरों के पास घास पर ही बैठ गया। वृष्टि की फुहारें बरगद से छन छन कर दोनों पर पड़ने लगीं। शिलाखंड पर बैठी उस राजमहिषी सी गौरवपूर्ण बाला के अलौकिक सौंदर्य ने स्थान की भव्यता को एक अपूर्व तेज से दीप्त कर दिया। इतनी ही निश्चिंतता पूर्वक उसे देखने का अवसर सतीश को पहली बार मिला था। आज की शोभा मानो नित्य की साधारण सी दीन शोभा से भिन्न थी। आज उसमें किसी सत्ताधिकारिणी साम्राज्ञी का गौरव था और उसकी बड़ी बड़ी आँखों में अपार्थिव तेज, उसकी सुडौल लंबी ग्रीवा के गर्वीले मोड़ में थी अलौकिक भव्यता। सहसा उसके मादक विकासोन्मुख यौवन ने सतीश को उन्मत्त सा बना दिया, किंतु मोह का नशा उस शांत स्थिर दृष्टि से मिलते ही उतर गया। शोभा, उसका स्वर दीन विगलित था, मेरी ओर देखने में भी क्या इतना भय होता है? हृदय का समस्त साहस बटोर कर भी शोभा आंखें न उठा सकी। उसकी लंबी लंबी भीगी पलकें झुकी ही रहीं। सतीश का स्व सहसा दृढ़ हो गया। मैं आज एक बात स्पष्ट रूप से कहने आया हूँ शोभा, मैं तिवारी जी का संबंध तोड़ने का संकल्प कर चुका हूँ। पिताजी के सम्मुख तुम्हें रखकर कहूँगा। बीच ही में रोक कर शोभा उठ गई। नहीं,
उसके नहीं की दृढ़ता कुंज की निर्जनता से टकरा कर गूंज उठी। पागल मत बनिए। सतीश क्षण भर को अपना संतुलन खो बैठा। शोभा के कंधे झकझोर कर गरजते स्वर में बोला, कायर कहीं की, इतना साहस नहीं था तो क्यों आई थी मेरे जीवन में तूफान लेकर? अब क्यों नहीं देती हो साथ? बोलो बोलो। शोभा उसके विकृत स्वर और लाल लाल आंखों से भयभीत हो उठी। वो जैसे दूसरा ही सतीश था। बाल बिखर कर मुंह पर फैल गए थे। कठोर मुग्ध दृष्टि शोभा के भयत्रस्त मुख पर निबद्ध थी। सहसा उसे लगा कि उसमें खड़े होने की शक्ति नहीं रही। ज्वर ने उसे दुर्बल बना दिया था। उस पर इस आकस्मिक मानसिक संताप और दुख से अशक्त होकर वो अचेतन होकर लुढ़क पड़ी। सतीश ने उसे लपक कर संभाल लिया। वृष्टि बड़ी बड़ी बूंदों में पड़ रही थी। बेसुध शोभा को उठाकर वो घास पार कर कार की ओर चला। वर्षा की फुहार से शोभा की चेतना लौट आई। वो अपने को सतीश के बंधन से छुड़ाकर उतर पड़ी। उसके अशक्त पैर डगमगा रहे थे। दोनों निःशब्द कार में बैठ गए। गर्जन तर्जन से वृष्टि आरंभ हो गई। रास्ते भर दोनों चुप रहे। घर के निकट आते ही दुख से मुरझाया अपना सुमधुर मुख आनत किए ही शोभा ने कहा, मुझे यहीं उतार दीजिए। सतीश ने कार रोक दी। वर्षा में भीगती शोभा अकेली ही पीछे के मार्ग से घर की ओर चल दी। सतीश को अपने हृदय के क्षुद्र दौर्बल्य का ज्वलंत प्रमाण स्वयं ही मिल गया। शोभा ने कार रोकने की प्रार्थना की क्योंकि वो उसके साथ घर तक जाने में लज्जा बोध कर रही थी। किंतु वो भी तो मन ही मन समाज, माँ, पिता, सविता सभी से डरता है ना। इसी से तो कार रोक कर उसने शोभा को उतार दिया। यदि उसमें साहस ही होता तो वो घड़घड़ाती कार को घर की बरसाती तक शोभा सहित ही ले जाता। वहाँ सबके सम्मुख उसे अपने साथ ही उतार कर माँ और पिता के पास ले जाता। पर घर को देखते ही उसका प्रेम, शौर्य और दृढ़ता पलायन क्यों कर गए? वर्षा से भीगती दुर्बल असहाय उस क्षीण काया को उसने घर के पीछे के मार्ग से जाते क्यों कर चुपचाप देखा? ऐसे ही जीवन में शोभा क्या कभी निर्भीक होकर सबके सम्मुख उसके साथ प्रवेश नहीं कर पाएगी? उसकी अंतरात्मा उसे शत शत धिक्कार दे उठी। उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी। बड़ी देर तक इधर उधर घूमकर वो घर लौटा तो जनार्दन जी और अविनाश बरामदे में खड़े उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अविनाश उसे देखते ही बोला, क्यों, कहाँ चले गए थे? तुम्हारे नाम तार आया है, तुम्हें परसों ही वेलोर पहुँचना है। उसने तार देखा, उसकी नियुक्ति का आदेश था। वो भीतर गया। गोदावरी अखबार पढ़ रही थी। उसने चश्मा उतार कर तिपाई पर रख दिया और बोली, आज बड़ी देर कर दी बेटा, अब तो तुम्हें कल ही जाना पड़ेगा। पलंग की पार्टी पर बैठकर सतीश बोला, कल कहाँ अम्मा, अभी रात की गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, तभी तो परसों पहुँच पाऊँगा। मंजरी कहाँ है अम्मा? मेरे कपड़े रख देती, अभी तो 2 घंटे हैं, रिजर्वेशन के लिए स्टेशन फ़ोन कर दूँ। उसके अचानक जाने के समाचार से गोदावरी उदास हो गई। ये भी क्या जाना, पहले पहल नौकरी पर जा रहा है, न दिन दिखाया न वार, शुभ अशुभ तो देखना ही पड़ता है रे, आज रुक जा ना। हंसकर अविनाश बोला, भावी राजदूत के जमाई को सब शुभ ही शुभ है चाची जी, चिंता न करो। भावी राजदूत का नाम सुनकर सतीश के सिर से पैर तक आग सी लग गई। वो उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। बत्ती जलाते ही उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा और स्वयं ही चौंक पड़ा। बिखरे उड़े बाल, सूखा मुंह, किसी के भीगे सुगंधित केशपाश की मंद परिमल सुगंध उसकी स्मृति को झकझोर गई। निर्भय निर्द्वंद बड़ी बड़ी आंखें मूंदे ये उसकी छाती से लग गई थी। यदि वो जानता कि उसे आज ही जाना पड़ेगा, नहीं, वो तो देवता को अर्पित पवित्र पुष्प था। जिस श्रद्धा से उसे चढ़ाया गया था वैसे ही उसने श्रद्धापूर्वक उसका सम्मान भी किया था। यद्यपि क्षण भर को उसे लगा था कि उसके हृदय का अंतर्द्वंद उसकी पराजय लेकर ही मानेगा, किंतु अपने को संयत कर उस शिथिल देह वल्लरी को उसने अपने से अलग कर दिया था। अब वो वेलोर पहुंचकर अपना निश्चय पिता को लिख देगा। कहने से लिखना उसे कहीं अधिक सुगम प्रतीत हुआ। क्षण भर पूर्व की उदासी और रिक्तता उसे सहसा छोड़ गई। नए उत्साह से उसने अपना सामान सूटकेस में रख लिया। गाड़ी का समय हो गया था। अविनाश और मंजरी ने मिलकर उसका बिस्तर बांध दिया। तांगा आ गया। सतीश ने सामान रखवा दिया। वो माँ से विदा लेने गया तो गोदावरी की रोग जीर्ण आंखें भर आईं। बेटा, पहुँचते ही तार कर देना, कहने में ही उसका गला रुंध गया। मंजरी का पैर अभी तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ था, पर वो दीवार का सहारा लेकर बाहर तक आई। जनार्दन और अविनाश स्टेशन तक पहुंचाने जा रहे थे। सतीश का बड़ी आशा से इधर उधर देखना गोदावरी की अनुभवी दृष्टि से छिपा नहीं रहा। पुत्र की अधीर आंखें किसे खोज रही हैं वो समझ गई। पुत्र की विदा की वेला से भी अधिक दुख में वो कटु सत्य,
उसके अशांत चित्त में डंक मार गया। छत की मुडेर पर खड़ी अंधकार में मिली एक क्षीण छाया को कोई नहीं देख पाया। तांगा खटपट कर चौराहे के पार हो गया। वो छाया पूर्ववत निश्चल खड़ी रही। उसकी आंखों में बहती अविरल अश्रुधारा आंचल सींचने लगी। उसके हृदय की प्रत्येक धक धक पर पैर रखता रौंदता तांगा विलीन हो गया। सतीश का कमरा खाली हो जाने पर मंजरी ने अपना और शोभा का पलंग वहीं डलवा लिया। सतीश का रेशमी कुर्ता खूंटी पर वैसे ही टंगा था। उसके लिखने की मेज पर उसकी मोटी पुस्तकें, चिट्ठियाँ आदि पूर्ववत ही बिखरी थीं। उसके पलंग पर अब शोभा का बिस्तर लगा। क्षण भर को आंखें मूंद कर शोभा कल्पना के स्वर्ग में पहुंच जाती। दुख में कल्पना ही मनुष्य के लिए जननी की गोद है। कल्पना के स्वप्नों में मदिरा जैसी मादकता, विजया जैसा मद है, जिसकी दो गहरी घूंटे पीते ही मनुष्य उल्लास में जगत में पहुंच जाता है। आंखें बंद कर शोभा उस सुकोमल शैया पर पड़ी पड़ी उस सुगठित भव्य मूर्ति का अवलोकन करने लगी। वो तेजस्वी रूप, तलवार की धार सी चमकती हुई आँखें, ग्रीक देवता जैसी लंबी नासिका, कभी देखती उसका उन्मत्त प्रणय विभोर रूप, लाल आँखें, भर्राया कंठस्वर, शोभा शोभा। लगता अभी वो यहीं कहीं पुकार रहा है, किंतु दूसरे ही क्षण उसे अपनी अल्पता का भास हुआ था। उस दिन शोभा गोद में पुस्तक रखकर रिक्त दृष्टि से बाहर की ओर देख रही थी। मंजरी अभी यूनिवर्सिटी से लौटी नहीं थी। मौसी सो रही थी। अविनाश का कंठ स्वर सुनकर चौंक कर मुड़ी। कहिए मिस जोशी, पढ़ाई हो रही है या? शोभा ने बंद पुस्तक नीचे रख दी और बोली, पता नहीं इम्तहान में क्या होगा, लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं। गंभीर भेद भरी दृश्य से उधर उधर देखकर अविनाश ने उसकी गोद में खुला पत्र डाल दिया और मौसी के कमरे की ओर चला गया। कांपते हाथों से शोभा ने पत्र खोला। पत्र सतीश का था। उसने अविनाश को उस लंबे पत्र में अपना हृदय खोलकर रख दिया था। आरंभ से अंत तक अपनी सगाई तोड़ने का संकल्प, अविनाश का सहयोग, शोभा से पाण ग्रहण का बार बार दृढ़ता से उल्लेख, यही सब था। अंत में उसने अविनाश से अनुरोध किया था कि वो उसे पिताजी को पत्र लिखने से पहले ही परिस्थितियों से कुछ अवगत करा दे। किसी के पैरों की आहट सुनकर शोभा ने पत्र ब्लाउज में खोस लिया। नीम की छाँव में डूबता हुआ सूरज घनांत को रंग रहा था। लाल गुलाबी बादलों की अद्भुत आभा में शोभा को हरे नीम की डालियां भी गुलाबी लगीं। उसके जीवन का अंधकार सहसा विलुप्त हो गया। हृदय नई स्फूर्ति और प्रेरणा से भर उठा। हठात किसी ने दे दिया उसे यह अभय वरदान। चिर दारिद्र्य और अभाव मुँह छिपाकर भाग गए। असीम सुख, अमृतपूर्ण वैभव उसे बाहें फैलाकर अपनी गोद में बुला रहे हैं। इतना सुख, नियत का ये अद्भुत दान वो अपनी क्षीण बाहों में संभाल सकेगी? इतने ही में जनार्दन के कंठ स्वर से उसकी चिंतन धारा बिखर गई। बेटी शोभा, देख तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, लगता है मंजरी आ गई है। उठकर शोभा ने द्वार खोले। स्वयं तिवारी जी खड़े थे। शोभा के मुंह से बोल भी नहीं फूटा। तिवारी जी को असमय आते देख वो घबरा गई। उसके भविष्य के सर्वनाश को तत्पर यमराज से खड़े तेजों में भावी राजदूत के ताप ने उसे सहमा दिया। उसका स्वप्न एकाएक टूटकर उनके चरणों में बिखर गया। कल्पना का खंडहर ताश के पत्तों के महल सा ढलक गया। मदिरा के मोह का नशा उतर गया। आइए, उसने संयत स्वर में कहा। कुशल राजनीतिज्ञ की पैनी दृष्टि उस अपूर्व सौंदर्य पर पड़ी। उनके शुष्क जीवन में केवल राजनीति के लिए ही स्थान था। ऐसे सौंदर्य के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला था। रसमय काव्यों का अध्ययन भी उन्होंने कभी नहीं किया था। किंतु एक अज्ञेय रसिकता से पूर्ण अल्प वयस की उस अप्सरा सी मानविका को वे स्तब्ध होकर देखते रहे। दूसरे ही क्षण कठोर विचार का मेघ उनके रौबीले मुंह पर छा गया। ये वही कांटा है जिसे उन्हें बेरहमी से उखाड़ फेंकना होगा। कठोर स्वर में वे बोले, जनार्दन जी हैं क्या? जी। पुरुष मेघ गर्जन के बाद कहीं कोयल कूकी हो। उसके मार्ग दिखाने की प्रतीक्षा किए बिना ही तिवारी जी सीधे भीतर चले गए। पीछे पीछे भयभीत पग रखती शोभा भी गई। तिवारी जी को अचानक पूर्व सूचना दिए बिना आते देख जनार्दन जी अज्ञात आशंका से हड़बड़ा गए। आइए आइए कहकर वो उन्हें सम्मान सहित भीतर ले गए। गोदावरी के पलंग के पास ही पड़ी कुर्सी पर तिवारी जी बैठ गए। कहिए, कैसी तबीयत है? स्नेहपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा। सशंकित दृष्टि से गोदावरी ने पति की ओर देखा। आंखों ही आंखों में जैसे पूछ रही हो, ये आज कैसे आ गए? शोभा का हृदय कांप रहा था।
कहीं उन्होंने उसे सतीश के साथ देख तो नहीं लिया, या सतीश ने उन्हें भी जोश में आकर अपनी सगाई तोड़ने का संकल्प तो नहीं लिख दिया। तिवारी जी मीठी मीठी राजनीतिज्ञ की बातों से किसी अप्रीतकर प्रसंग की पृष्ठभूमि की रचना कर रहे हैं, ये स्पष्ट था। शोभा बाहर जाना चाहती थी, किंतु जनार्दन जी की कुर्सी दरवाजे के पास ही लगी थी। वो खिड़की से सटकर खड़ी हो गई। मैं आज एक अनुरोध करने आया हूँ, वे बोले, पर खिड़की के पास खड़ी शोभा पर दृष्टिपात करते ही राजनीति के क्षेत्र का साहसी सेनानी सहसा अपनी वाणी विन्यास खो बैठा। जनार्दन जी ने जब कहा कहिए, तो वे घर से सोच कर आया अपना सब उपालंब भूल गए। वे यही कहने आए थे कि सतीश पर उनकी राजसी मोहर लग चुकी है और उसका अन्य किसी के साथ घूमना उन्हें नहीं रुचता। जाते समय सतीश ने उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा, जबकि उसकी नियुक्ति उन्हीं की कृपा का फल थी। हजारों की भीड़ को अपनी वक्तृता की मीठी डोर से बांध लेने वाले तिवारी जी उस सरल सौम्य मूर्ति जनार्दन के सम्मुख किसी भांति बातें घुमा फिरा कर नहीं कर सके। राजदूत की कूटनीति जैसे अवश हो गई। अपनी निष्कपट दृष्टि उठाकर जनार्दन जी फिर बोले, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सतीश क्या चले गए? तिवारी जी का स्वर कठोर थप्पड़ की तरह जनार्दन जी के मुंह पर लगा। लज्जा और ग्लानि से उन्होंने सिर झुका लिया। पुत्र की ओर से मुंह क्षमा याचना के भाव चेहरे पर उभर आए। गोदावरी ने पति की ओर एक बार देखा। सरल स्वभाव के जनार्दन जी बातें बनाना नहीं जानते थे। गोदावरी तकिए का सहारा लेकर अधलेटी बैठी थी। नम्र स्वर में बोली, हाँ, आपसे मिल ही नहीं सका, बड़ी हड़बड़ी में गया बेचारा। 1 ही घंटे में हमने तैयारी की। कह गया था, अम्मा तिवारी जी से क्षमा मांग लेना। पुत्र की क्षमा याचना गोदावरी की कोरी मनगढ़ंत थी। तिवारी जी की घनी मूंछों की हंसी में व्यंग स्पष्ट था। क्यों, क्या कहीं चला गया था जो तार देर में मिला? तिवारी जी ने कनखियों से शोभा की ओर देखा। बेचारी लड़की का संगमरमर सा सफ़ेद मुंह रक्तहीन था। तिवारी जी ने संदेह की पुष्टि की, तो यही थी कल कार में। मनी मन वे जल गए और गुर गंभीर स्वर में बोले, मैं चाहता हूँ कि वो 6 महीने से पहले भी एक बार आ जाए। बैसाख के बाद कोई लगन नहीं है। मैं शायद दोबारा विदेश जा रहा हूँ, उससे पहले ही सविता के हाथ पीले कर दूँ, यही इच्छा है। फिर शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में विघ्न डालने वालों का क्या कभी अभाव रहता है? एक कुशल राजनीतिज्ञ की पैनी दृष्टि की छुरी फिर निरी शोभा पर चली। वो पत्ते सी कांप उठी। निमेष मात्र में अपने देश की कितनी ही जटिल समस्याएं एक साथ सुलझाने वाले चाणक्य की बुद्धि सजग हो उठी। इस सामान्य दरिद्र लड़की को पुत्री के सौभाग्य द्वार से अविलंब हटाना होगा। उनका अंतःकरण लौह संकल्प कर उठा, इस माह के अंत में विवाह करना ही होगा। शोभा खिड़की की रेलिंग पकड़े थी। उसकी कमरे में उपस्थिति तिवारी जी को खलने लगी। वे बोले, आपसे कुछ अकेले ही में निवेदन करना था। जनार्दन की समझ में नहीं आया, पर तिवारी जी का संकेत शोभा की ओर था। गोदावरी ये समझ गई। तुम बाहर चली जाओ बेटी, उसने कहा। शोभा पर्दा उठाकर बाहर निकल आई। ठंडी हवा के झोंके ने उसकी अलकावली का स्पर्श किया। इधर कई दिनों से अपने को अत्यंत दुर्बल अनुभव कर रही थी। 3-4 दिन के तीव्र ज्वर से वो आधी भी नहीं रही थी। वो बाहर तो निकल आई, पर अपने कमरे तक जाने में उसके पांव डगमगा गए। मंजरी अभी लौटी नहीं थी। वो बरामदे की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। तभी एक छाया उसके पास सट गई और धीरे धीरे उसके कंधे में हाथ रखकर दूसरे कमरे में खींच लाई। उसी छाया ने उसे मोढ़े पर बिठा दिया, पर वो पैरों का कांपना रोक नहीं पा रही थी। हठात वो पैर जैसे किसी और के हो गए हों, उन पर उसका कुछ वश नहीं रहा था। उस छाया ने उसके होठों के पास पानी का गिलास लगा दिया। बेहोश की तरह वो गटगट कर पानी गटक गई। कितना भयंकर स्वर था। विघ्न डालने वालों का क्या कभी अभाव रहता है? वो छाया बोली, इस तरह सत्य से भागोगी तो काम कैसे चलेगा शोभा? अभी तो भाग्य दैत्य से डटकर लड़ना है। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो छाया और कोई नहीं, अविनाश था। वो फिर बोला, पागल की तरह वहाँ ठक ठक काँप रही थी शोभा। इधर देखो, सतीश मेरा मित्र ही नहीं, मुझे अपने रक्त मांस के भाई से भी अधिक प्रिय है। मैं उसे जितनी अच्छी तरह जानता हूँ, उतना शायद उससे गर्भ में धारण करने वाली मौसी भी नहीं जानती होंगी। उसमें सब गुण हैं, विद्या है, विनय है, किंतु नहीं है आत्मविश्वास। वही आत्म प्रवंचना उसका सर्वनाश कर देगी। तुम्हें उसे बचाना होगा शोभा।
शोभा ने आंखें पोंछ ली। सतीश का पत्र अविनाश को दे दिया। इतने ही में कमरे में मंजरी ने प्रवेश किया। अविनाश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। ठीक हुआ तुम आ गई। तिवारी जी आए हैं। चाची जी के कमरे में बड़ी देर से बातें हो रही हैं। सतीश के विवाह की तिथि निश्चित हो रही है। तुम्हें उसका ये पत्र तो पढ़ा ही चुका हूँ। अब जल्दी जाओ मंजरी, घर में आग लगने को ही है। उसका अधीर स्वर छोटे कमरे की दीवारों से गूंज उठा। देख क्या रही हो? संकोच और लज्जा का समय नहीं है। पिताजी से जाकर कहो, लो ये पत्र ले जाओ। क्या अभी जाऊं? दुविधा में पड़ी मंजरी सीढ़ियों पर चढ़ने से हाँफ रही थी। हाँ हाँ अभी, फांसी से पहले ही तो फांसी की अपील होती है, झुंझलाकर अविनाश ने कहा। इतने में ही तिवारी जी बाहर आ गए। उनकी तेजस्वी मुख मुद्रा पर संतोष की रेखा थी। किसी को कुछ न समझने वाले अधमुंदे नयन प्रसन्न थे। उन्हें देखकर तीनों सहम गए, जैसे शैतान बालक माँ की दृष्टि बचाकर कुछ षड्यंत्र की रचना करते हठात रंगे हाथों पकड़े गए हों। तेजस्वी नरसिंह के सम्मुख उनको अपनी लघुता ज्ञात हुई। अपरिपक्व बुद्धि अज्ञानी बालक की भांति अविनाश नतमस्तक खड़ा रह गया। जिनका प्रताप सारे देश के दिग दिगंत में प्रसारित था, उनके सामने मुंह खोलकर उन्हीं के विरुद्ध कुछ कहने का दुस्साहस किसी को नहीं हुआ। मंजरी को देखकर तिवारी जी हंसे। बेटी कभी कभी उधर भी आया करो। मंजरी ने सिर झुका लिया। अच्छा मैं चला जनार्दन जी, ईश्वर करे शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। भावी समधि की ओर दोनों हाथ जोड़कर तिवारी जी ने अभिवादन किया और अपनी कार में आ बैठे। अविनाश और मंजरी गोदावरी की ओर चले गए। अम्मा, मंजरी का स्वर तिरस्कारपूर्ण था। क्या भैया के विवाह की तिथि निश्चित कर दी? कम से कम मेरे लिए तो रुक जाती। क्यों री, तू भला कौन सी पंडिता है? हंसकर गोदावरी ने कहा। उसके हृदय में दुख का जो सागर उमड़ रहा था, उसका भाव भी उसने अपने मुंह पर नहीं आने दिया। विवाह तो होना ही था ना। उनका कहना भी ठीक है। लड़की का विवाह हंसी खेल थोड़े ही है, फिर वो भी एक बड़े आदमी की पुत्री का। कहते कहते गर्व से उसका स्वर भारी हो उठा। शुद्ध हृदय से जनार्दन जी बोले, मंजरी आज ही एक पत्र सतीश को लिखना होगा। तिवारी जी ने कहा है यदि उसे छुट्टी मिलने में कोई कष्ट हो तो वह अविलंब सूचित करे, वे छुट्टी दिलवा देंगे। यही नहीं कहते थे, बोले कि वेलोर में उसे भेजना तो लोगों का मुंह बंद करना था। वे तो उसे अपने मित्र एक अन्य राजदूत के साथ काबुल भेजना चाहते हैं। अविनाश ने कुछ कहने को मुंह खोला, पर गोदावरी के रौबीले चेहरे की दृढ़ता देखकर चुप रह गया। उन आंखों की कल्पनातीत हृदय भेदी दृढ़ता में सतीश का भविष्य लिख चुका था। अब कुछ कहना व्यर्थ था। गोदावरी बोली, मंजरी कल को ही पिताजी के साथ बैंक जाकर मेरे गहनों का बक्सा लाना होगा। मुझे तो ईश्वर ने पंगु बना दिया है, न जाने कब प्राण निकलेंगे। एक दीर्घ निश्वास लेकर वो मुंह फेर कर लेट गई। अल्पभाषी जनार्दन एक हाथ ठुड्डी पर रखकर गहरी सोच में डूबे थे। मंजरी माँ के पैरों के पास एक हाथ पर हाथ धरे गुमसुम बैठी थी। अभी अभी जो इस कमरे में विवाह जैसी उत्साहपूर्ण योजना का श्री गणेश हुआ है, किसी को देखकर भी उसका आभास नहीं होता था। केवल गोदावरी ही किसी भांति जिस मिथ्या उत्साह और साहस का नाटक कर रही थी, वो भी कुछ जम नहीं पा रहा था। तीनों को उदास मुंह लटकाए देखकर अविनाश चुपचाप बाहर निकल गया। ठंडी हवा में उसकी घुटन शांत हुई। उसने जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा और बरामदे में रखी अपनी साइकिल उठा ली। बाहर आया और उसने बंगले की ओर देखा। केवल गोदावरी के कमरे में ही बत्ती जल रही थी। बेचारी शोभा किसी अंधकारपूर्ण कमरे में पड़ी होगी। वेदना एवं सहानुभूति से उसका हृदय भराया। बरामदे में रेलिंग पकड़कर हवा के झोंके में क्षीण लता सी कांपती बेचारी शोभा, यमराज से भी कठोर तिवारी जी, सरल जनार्दन और दोनों हाथों से मुंह ढांपे पड़ी महत्वाकांक्षिणी माँ गोदावरी। इतने अभिशप्त प्राणों की धड़कनें अपने में छिपाए वो विशाल बंगला उसे शमशान सा लगा। गोदावरी की अकुलाहट का पार नहीं था। वो रात भर उधेड़पुर में पड़ी रही। बार बार उसके कानों में मात्र स्नेही सतीश का स्वर गूंज रहा था, तुम्हें वचन देता हूँ अम्मा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो मनी मन जान गई थी कि उसने पुत्र के आनंदो पवन को स्वयं सुखा डाला है। अब उस अरण्य में सुख की आशा आकाश कुसुम चयन मात्र है। शोभा सवेरे नित्य की भांति चाय का प्याला लेकर उसके कमरे में आई। बड़े प्रयत्न से वो प्रफुल्लित मुंह बनाकर आई थी। यहीं रख दे, कहकर गोदावरी ने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। शोभा को लगा जैसे मौसी ने कसकर उसके गाल पर चाटा जड़ दिया हो। अन्य दिन वो उसे हाथ का सहारा देकर स्वयं चाय पिलाती थी। आज उसके हाथ से चाय पीने की अनिच्छा क्यों?
शोभा चाय रखकर चौके में चली आई। उसको भी चाय कड़वी लगी। बिना पिए प्याला खिसका कर वो जलते स्टोव को अनमयस्क सी देखती रही। वही तो है अपराधिनी, इस घर की शांति को उसी ने तो विनष्ट कर दिया है। स्नेहमयी मौसी को उसने शत्रु बना दिया है। घर के एकमात्र पुत्र को जिस पर किसी और का अधिकार था, उसी ने तो छलनामयी बनकर बांध लिया था। कितने हृदयों की अशांति का कारण बन गई है वो। परसों से उसकी फाइनल परीक्षा थी। 7 दिन पश्चात परीक्षा समाप्त होते ही वो मौसी के चरणों की पावन धूलि माथे पर लगाकर चुपचाप चली जाएगी। जैसे एक दिन सूचना दिए बिना वो आ गई थी, वैसे ही इतनी हलचल मचाकर वो काल वैशाखी के तूफान की भांति अपनी दिशा में सिमट जाएगी। शोभा बेटी, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? क्लांत स्वर में जनार्दन ने पूछा। नित्य शोभा उन्हें उन्हीं के कमरे में चाय दे आया करती थी। आज अपनी उधेड़ बुन में पहली बार अपने कर्तव्य से चुकी थी। घबरा कर बोली, अरे आप यहाँ क्यों चले आए मौसा जी? चलिए कमरे में लिए आती हूँ। नहीं बेटी, तू क्या मुझे सदा कमरे तक चाय पहुँचा देगी? तू भी तो चली जाएगी किसी दिन इस बूढ़े बाप को छोड़कर। घुटनों में ठुड्डी टिकाकर शोभा चाय बना रही थी। जनार्दन के हाथ में चाय का गिलास थमाकर उसने स्टोव पर दूध उबलने रख दिया। उसके आने के पश्चात जनार्दन जी की उलझी गृहस्थी में जो सुव्यवस्था आ गई थी, वो उनसे छिपी नहीं थी। भंडार की चाबी से लेकर दिन भर के धेला पाई का हिसाब तक शोभा ही के पास रहता। बिस्तर पर लेटी पंगु गोदावरी गृहस्थी के झंझटों से निश्चिंत थी। कब गेहूं आए और कब आकर पिस गए वो जान भी न पाती। धोबी कितने कपड़े लाया, कितने बाकी हैं, शोभा ही जानती। दूध कब नहीं आया और कब अधिक लिया गया, शोभा ही इसका लेखा रखती। कब उस शांत सौम्य लड़की ने आकर जनार्दन की गृहस्थी का भार अपने दुर्बल कंधों पर ले लिया, कोई जान भी न पाया। सतीश के विवाह की तिथि अचानक निश्चित होने से शोभा का जाना भी प्रायः निश्चित ही था। जनार्दन मन ही मन सोच रहे थे, सविता बड़े घर की इकलौती पुत्री है, संभव है वो सास ससुर के साथ रहना पसंद न करे। फिर शोभा तो उसकी आत्मीया भी नहीं थी। फुर्ती से चाय बनाकर शोभा ने चौका साफ कर लिया। नहाने का पानी रख दूं मौसा जी? मृदु स्वर में उसने पूछा। नहीं बेटी, मैं आज देर से नहाऊंगा, तू पढ़ने जा। अब तू चाय का काम राम से को सौंप दिया कर बेटी, वो कुछ काम न करने से आलसी हो गया है। हंसकर शोभा अपने कमरे में चली गई। मंजरी अभी पड़ी सो ही रही थी। शोभा ने किताबें सामने रख लीं। पहले पेपर में मेघदूत ही आएगा। पुस्तक खोलते ही उसकी दृष्टि पड़ी। मामा काश प्रणहित भुजम निर्दया श्लेष हेतु लाब्धा यास्ते कैमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्ता स्युलास्तरु किशय यस्व श्रुलेशा पतन्ते। उसने पुस्तक बंद कर रख दी। गवाक्ष से आती बाल सूर्य की अरुण रश्मियाँ उसके कमलनी से कुमलाए मुख पर पड़ रही थीं। क्या कोई उसे भी कठिनता से स्वप्न में पाकर शून्य गगन में बाहें फैलाता होगा? क्या वन देवियाँ उसके दुर्भाग्य पर भी तरुण किसलयों पर आंसू की मोती सी बड़ी बूंदें गिराती होंगी? मेघदूत की विरहिणी का तो वियोग चिर वियोग नहीं था, किंतु उससे तो कोई नहीं कहेगा माँ गमः कातरत्वम। मंजरी की आंखें खुल गईं। अलसाई नींद में उठते ही उसकी दृष्टि शोभा पर पड़ी। उसने देखा वो गोद में बंद पुस्तक लिए उदास बैठी है। एक ही रात में उसके प्रफुल्ल मुख की कांति मंद पड़ गई थी। आंखों के नीचे काली रेखाएं खिंच गई थीं। वो एक हाथ से स्पर्श क्लिष्ट वेणी से खेल रही थी। मंजरी का हृदय भर आया। शोभा, स्नेहपूर्ण स्वर में उसने पुकारा। चौंक कर शोभा ने बंद पुस्तक खोल ली और पढ़ने का प्रयत्न करने लगी। मंजरी चादर फेंक कर उठ गई और बोली, चल शोभा, कहीं घूम आए। पढ़ाई तो फिर होती रहेगी, ऐसा सुंदर दिन फिर नहीं आएगा। वास्तव में गर्मी और उमस के पश्चात काले काले मेघ घिर आए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सड़क भी लोगों के चलने फिरने से मुखर हो उठी थी। मंजरी नहाकर आ गई और चप्पल डालकर शोभा उसके साथ बाहर घूमने निकल आई। दोनों समानांतर रेखाओं सी दूर तक घूम कर लौट आई। वर्षा की हल्की फुहार के पश्चात निर्मल आकाश धुलकर स्वच्छ दर्पण सा चमक रहा था। मार्ग पर शोभा चुपचाप चलती रही। मुखरा मंजरी ने 1-2 बार बोलने की चेष्टा की, पर स्वयं उसे भी लगा जैसे कुछ भी कहना व्यर्थ था। मैं जरा प्रोफेसर दासगुप्ता से मिलने जा रही हूँ, उन्होंने कुछ नोट्स देने को कहा था। मंजरी का परिहास रसिक चित्त क्षण भर को जागृत हो उठा। बोली,
ओहो, बड़ी कृपा है प्रोफेसर साहब की। हमसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। लगता है तुम्हारे रूप का जादू चल गया उन पर। शोभा ने फीकी हंसी हंसकर छाता उठा लिया। अच्छा, मैं जा रही हूँ मंजरी, कहकर वो चली गई। संध्या से पहले जब लौटी तो मंजरी स्टोव जला रही थी। अनाभ्यस्त अनाड़ी हाथों की छाप पूरे चौके पर थी। कहीं चाय का डिब्बा खुला पड़ा था, कहीं चीनी बिखरी थी। साड़ी का आंचल पानी से सना जा रहा था। ओफो, ये स्टोव है कि कनस्तर? झुंझला कर उसने कहा। दूसरे क्षण शोभा को द्वार पर खड़ी देखकर वो अधजला स्टोव छोड़कर उठ खड़ी हुई। लो भाई, बनाओ चाय, मुझसे तो नहीं बनती। उधर अम्मा अलग कब से चाय चाय की रट लगाए हैं कि शोभा होती तो कब की चाय बन जाती। शोभा हंसकर चप्पल उतारकर चौके में आ गई और एक हाथ से मंजरी को हटाकर बोली, जाओ मैं अभी बना लाती हूँ, तुम जरा प्याले दे दो। चाय बनाकर वो मौसी के कमरे में देने गई तो स्वयं उसे झिझक सी हुई। जिसने अपना सर्वस्व, अपना बहुमूल्य कोष की चाबी तक उसे विश्वासपूर्वक सौंपी थी, उसी को उसने छलकर लूट लिया, उसका कोष रिक्त कर दिया। अब वो कौन सा मुंह लेकर उनके कमरे में जाए। डरते डरते उसने पर्दा हटाकर प्याला बढ़ाया। आज दिन भर कहाँ रही पगली? क्षीण स्नेह पगे स्वर में गोदावरी ने पूछा। शोभा ने उत्तर देने के लिए मुंह खोलने की चेष्टा की, पर आशा के विपरीत गोदावरी का स्नेहपूर्ण उपालंब सुन उसका कंठ भर आया। उसने कुछ उत्तर न देकर प्याला मेज पर रखा और सहारा देकर गोदावरी को चाय पिलाने के लिए उठाने लगी। बदलियों से समय के कुछ पूर्व ही संध्या का आगमन हो गया था। बत्ती जला दूं? शोभा ने पूछा। नहीं नहीं, उजाले में वो क्या शोभा का मुंह साहस कर देख सकेगी? मुझसे रूठ कर मेरे कमरे में नहीं आई बेटी, करुण स्वर में उसने कहा। अब शोभा अपने को नहीं रोक सकी। गोदावरी ने खींच कर उसे छाती से लगा लिया। उस मूक आलिंगन में दोनों के कलपते अशांत हृदयों ने एक दूसरे की भाषा समझ ली। कर्तव्य की डोर से बंधी और वचन के बोझ से दबी गोदावरी, जिसके हृदय में पुत्र के सुख, सम्मान और कीर्ति की महत्वाकांक्षा के बीच घोर संघर्ष चल रहा था, और कृतज्ञता के भार से लदी शोभा, जो मन ही मन आत्मग्लानि और लज्जा से दुख के विशाल समुद्र में निस्सहाय तुच्छ तरुणी सी डगमगा रही थी। अपने को गोदावरी से विलक कर शोभा ने आंचल से आंखें पोंछ ली। गोदावरी क्षण भर के लिए आवेश में बह गई थी, फिर तटस्थ हो गई। उसका कर्तव्य ज्ञान सतर्क हो गया। उसने गर्व से सिर ऊंचा किया और संस्कारशील सत्तापूर्ण स्वर में वो बोली, शोभा, मुझसे कुछ छिपा नहीं है, पर मैं किसी को दोष नहीं देती। मेरी ही भूल थी जो मैंने आग और घी को साथ रखा। जिस दिन मेरे पैर छूकर मेरे पास खड़ी हुई थी, उसी दिन मेरे कान में कोई कह उठा था, इतना रूप सर्वनाश का मूल है। काश उसी दिन मैं समझ जाती। एक लंबी सांस खींचकर उसने फिर कहा, हे नारायण। लज्जा, अपमान और तिरस्कार के थपेड़े सहती शोभा निश्चल खड़ी रही। क्षीण रस्सी पर चलते नट जैसी फुर्ती से गोदावरी ने अपने को एकाएक संयत किया। उनका रौबीला स्वर धीमा पड़ गया। अनुनय भरे स्वर में वो एकाएक याचक की दीनता से बोली, शोभा, तू उसे अपने बंधन से मुक्त कर दे बेटी। तू अविलंब घर चली जा। उसने मुझे वचन दे दिया है। तू सामने ना होगी तो मैं उसे मना ही लूँगी। मैं उसे जानती हूँ। वो अब भी मेरे सम्मुख भय से काँपता है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे ऐसा साहस उसमें नहीं है। गर्व से उसकी वाणी झंकृत हो उठी। अंधकार में मनुष्य की वाणी निर्भीक हो जाती है। शोभा जब बोली तो उसके स्वर में कहीं आवेश, दुख या दौर्बल्य का लेश भी नहीं था। मौसी, मैं आपको वचन देती हूँ, परीक्षा समाप्त होते ही मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो तीर की भांति कमरे से बाहर निकल आई। जिस ग्रह के प्रति उसे अपने ग्रह से भी अधिक ममत्व था, वही उसके लिए असह्य हो उठा। अब उसे एक रात काटना भी दुर्लभ लग रहा था। घर की प्रत्येक भित्ति उसकी ओर शत्रु की भांति भाला ताने खड़ी लग रही थी। अब तक उसके जाने के विषय का भेद केवल गोदावरी तक ही सीमित था। मंजरी के स्वभाव को जानती थी। उसके परीक्षा समाप्त होते ही कार्यान्वित होने वाले न जाने कितने प्रोग्राम बनाए थे उसने। उसके जाने का निश्चय सुनकर वो मृतप्राय हो उठेगी। जिस दिन परीक्षा समाप्त हुई उस दिन शनिवार था। वो संध्या को गोदावरी को अकेला पाकर बोली, मौसी, आप आज्ञा दे तो मैं आज ही चली जाऊं। मंजरी भी कहीं गई है, मौसा जी से पूछ लूँगी। जिस सरल निष्कपट भाव से उसने पूछा, उसे देखकर गोदावरी की आंखें भर आईं। विवल होकर वो बोली, छी छी, शनिवार को तो शत्रु को भी विदा नहीं देते बेटी, कल चली जाना।
सतीश सोमवार को आ रहा है। उसके आने के पूर्व ही मैं तुम्हें किस कारण से भेजना चाहती हूँ तुम जानती ही हो। तुमने मंजरी से कुछ कहा तो नहीं है ना? वो तो तूफान खड़ा कर देगी। नहीं मौसी, शनिवार को घर जाने में तो कुछ भी दोष नहीं है। नहीं नहीं, तुम कल ही जाओगी शोभा, अभी मैंने उनसे भी तो कुछ नहीं कहा है। गोदावरी का मुंह लटक गया। चिंता करने के अतिरिक्त उसके लिए कोई मार्ग नहीं रह गया था। मंजरी, अविनाश, सतीश और जनार्दन सबके विरुद्ध उसे अकेले ही मोर्चा लेना होगा। शोभा, नीचे दिया जला दिया? उसने पूछा। गृह के बड़े दरवाजे के पास एक चौरे पर तुलसी का घेरा था। वहीं नित्य संध्या होते ही शोभा या मंजरी दिया जलाकर रखाया करती थी। जा रही हूँ मौसी, कहकर वो दिया जलाने चली गई। हवा के तीव्र झोंकों के प्रवाह से दिए की क्षीण लौ को आंचल से बचाती वो मंथर पद रखती सीढ़ियां उतर रही थी। उसका ध्यान दिए की लौ पर ही केंद्रस्थ था। नीचे सीढ़ी पर कोई एकटक उस स्वप्न सुंदरी के अनुपम सौंदर्य को देख रहा था। वायु के झकोरों से अस्थिर दिए की लौ में ये चंद्रबिंब देखकर अब वो अधिक धैर्य नहीं रख सका। हाथ का सूटकेस सीढ़ी पर ही रखकर उसने हंसकर आगे बढ़ दिया फूंक दिया और छलांग मारकर शोभा को अपनी बाहों में भर लिया। हे विधाता, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? सोचती टूटती शाखा सी शोभा सतीश की बाहों में कांप उठी। सतीश ने उसे अपने कमरे में जाकर बाहों के बंधन से मुक्त कर दिया। विस्मय मुग्ध दृष्टि से उसे शोभा ने ऐसे देखा जैसे वो अंतिम बार अमृत का घूंट पी रही हो। आप आज ही क्यों आ गए? विद्युत के प्रकाश में उसका पीला मुंह देखकर सतीश अवाक रह गया। कुछ ही दिनों में सूख कर आधी हो गई थी। शरीर का ब्लाउज लकड़ी में झूलसा रहा था। उसकी पतली बाहों पर नीली नसें नक्शे में नदी की रेखा सी उभर आई थी। वाह, क्या ही अच्छा स्वागत है। तनिक व्यंग से हंसकर सतीश बोला। तुम्हारे प्रश्न से तो लगता है मैं तुम्हें शत्रु सा अप्रिय हो गया हूँ। कितनी कठिनता से छुट्टी लेकर आज आ सका हूँ पता है। पर यह बताओ, अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? पिताजी के तार ने तो मुझे घबरा ही दिया था। शोभा की सोचने की शक्ति एकाएक विलुप्त हो गई। अम्मा तो ठीक हैं। और मंजरी कहाँ गई है आज? वो अविनाश के साथ सिनेमा गई है। अच्छा, मैं अम्मा के कमरे में जा रहा हूँ। जल्दी एक प्याला चाय पिलाओ शोभा, गला सूख रहा है। आनंदी स्वभाव का सतीश गोदावरी के कमरे की ओर चला गया। उसके हंसमुख चेहरे पर कहीं भी संदेह का मेघ नहीं था, पर इस जीवन का चरम उल्लास भी शोभा को स्पर्श नहीं कर सका। उसके संतप्त हृदय पर अंधकार में भविष्य का आवरण पड़ गया। अब वो क्या करे? काश वो कल ही चली जाती, पर अभी तो समय है। सिनेमा आधे घंटे बाद छूटेगा। सतीश अभी अम्मा के कमरे में गया है, पर टिकट? उसके पास तो एक पैसा भी नहीं है। उसकी दृष्टि सतीश के कोट पर पड़ी। चोरी? कलेजा कांप कर मुंह तक आ गया, पर अब सोचने का समय नहीं है। बहुमूल्य 2 सेकंड बीत चुके हैं। शोभा हड़बड़ा कर उठी तो चोर की भांति उसके हाथ कांप गए। कोट की जेब में सतीश का पर्स था। 10-10 के 3 नोट उसकी पसीने से तर हथेली में अपने आप सिमट गए। कोट के स्पर्श ने उसे पहनने वाले का स्मरण दिलाया। उसने एक प्याला गर्म चाय मांगी थी। हाय रे दुर्भाग्य, लौट कर वो इसी कमरे में आएगा। शोभा, चाय बन गई? नहीं नहीं। उसने कांपते पैर घसीट कर चप्पलें डालीं, आंखें मूंद कर हाथ माथे से लगाकर न जाने किसे प्रणाम किया और निशब्द दबे पैरों से पीछे की सीढ़ियां उतर आई। अंतिम बार उसने उस विशाल अट्टालिका को ममत्वपूर्ण दृश्य से देखा। झरझर कर उसकी आंखों से आंसू बह चले। आंखें पोंछने का प्रयास किए बिना ही वो अंधी सी चली जा रही थी। भय से, लज्जा से उसके डगमगाते पैर तिरछे पड़ रहे थे। बिटिया? राम सिंह हाथ में दही का दोना लिए आश्चर्य से देख रहा था। बिखरे बाल, आंखों में बहते आंसू। अंधेरी रात में अकेली शोभा को देख घर का पुरातन भृत्य अवाक रह गया। इस रात में कहाँ चली जा रही हो? राम सिंह। शोभा का स्वर कांप रहा था। राम सिंह उसे कितना स्नेह करता था वो जानती थी। उसने सतीश को गोद में खिलाया था। शोभा के प्रति सतीश का अनुराग भी बुढ़े की दृष्टि से छिपा नहीं रहा। इसी से वो निस्सहाया अश्रु बहाती शोभा को देखते ही सब समझ गया। उसने सतीश को आते भी देख लिया था। आते जाते वो गोदावरी और शोभा की बातें भी सुन चुका था। वो समझ गया कि शोभा घर छोड़कर जा रही है। घर लौट चलो, शासन के स्वर में उसने कहा। राम सिंह, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, घर में किसी से मत कहना कि मैं तुम्हें मिली थी। मुझे देर हो रही है। बुढ़े का माथा ठनका। कहीं ये लड़की कुछ अनहोनी तो करने नहीं जा रही है? क्या पता गोमती में ही कूद पड़े।
पर इतने में ही शोभा का स्वर सुनाई दिया, मैं घर जा रही हूँ, ट्रेन के कुल 10 मिनट हैं। तुम इतना कह देना राम सिंह कि शोभा प्रोफेसर दासगुप्ता के यहाँ पढ़ने गई है, थोड़ी देर में लौटेगी, कह दोगे ना? शोभा बालक की भांति गिड़गिड़ा कर कह रही थी। एक रिक्शा जा रहा था, रोक कर वो उसमें बैठ गई और बोली, जरा तेज चलना, पहाड़ की गाड़ी पकड़नी है। राम सिंह हाथ में दही का दोना लिए किंकरत विमूढ़ सा खड़ा रिक्शे में जाती शोभा को देखता रहा। आहा, ऐसी सोने की लक्ष्मी को मालकिन ने हाथ से कमा दिया और अब इस घर का भला कभी नहीं हो सकता। मन ही मन खींचता उदास बूढ़ा भृत्य घर की ओर चला गया। शोभा जब स्टेशन पहुंची तब गाड़ी छूटने में 5 मिनट बाकी थे। भागती पड़ती वो टिकट लेकर लेडीज़ डिब्बे में बैठ गई। वो बार बार भय से इधर उधर देख रही थी। डिब्बे में 2-3 मुस्लिम स्त्रियां बुर्का डाले बैठी थीं। उसका भय त्रस्त भाव उनसे छिपा नहीं रहा। बिखरे बाल, सूजी आँखें, पीला उड़ा उड़ा चेहरा, लापरवाही से लपेटी साड़ी, न बिस्तर न बकस्त। कहाँ जा रही हो बेटी? बुर्का उठाकर एक प्रौढ़ा मुसलमान महिला ने पूछा। काठगोदाम, शोभा ने कहा। बड़ी घबराई हुई हो, क्या कोई बुरी खबर पाकर जा रही हो? गार्ड ने झंडी दिखा दी थी। फक 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 कर गाड़ी लखनऊ छोड़ रही थी। स्नेह के बंधन की अंतिम डोर कट गई। शोभा की आम के फांक से उदास आंखें भर आईं। सिर हिलाकर उसने कहा, हाँ। क्या शोभा पहाड़ गई? क्या दोबारा वो सतीश से कभी मिली? जानने के लिए सुनिए उपन्यास का अगला भाग 4।